हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप यू पीपल आर डूइंग फाइन। आई एम डूइंग गुड। सो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में जीएसटी की चर्चा में हमने क्या किया था? हमने पुराने सिस्टम, ओल्ड सिस्टम के बारे में चर्चा करी थी। इनफैक्ट वैट की चर्चा करी थी और वैट से भी पहले जो सेल टैक्स सिस्टम था उनकी चर्चा करी थी। हमने वैट सिस्टम में किस प्रकार से आपका आउटपुट टैक्स, यस आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स आता है वो देखा था। और मैंने आपको कहा था कि आज वाली क्लास में मैं आपको शॉर्टकमिंग्स बताऊंगा, वीकनेसेस बताऊंगा वैट की, जिसके कारण जीएसटी हिंदुस्तान में आया। और फिर जीएसटी के बारे में आज डिस्कशन भी करेंगे। तो आज आप जीएसटी के बारे में बहुत कुछ सीख जाएंगे और फिर आपकी कहानी अगली क्लास से शुरू हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, जो वैट सिस्टम है उसके कुछ क्वेश्चंस कर लें। दो एग्जाम में नहीं आने वाले, लेकिन नॉलेज के लिए ऑब्वियसली कहीं से भी कुछ भी मिल जाए। तो एक क्वेश्चन है जी, दिल्ली के हमारे डीलर हैं, दिल्ली के जो डीलर हैं उन्होंने 1 लाख रुपए के गुड्स खरीदे। ये वैट सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, जो 2004 से लेकर 2017 तक रहा। उसकी खामियां समझाऊंगा, जब भी तो आपको जीएसटी समझ आएगा। तो 1 लाख के गुड्स खरीदे, 2% सीएसटी, क्योंकि जो सेंट्रल सेल टैक्स था वो पहले लगता था जब गुड्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट मूव करते थे। सीएसटी जब लगता था जब एक स्टेट से गुड्स दूसरी स्टेट में मूव करते थे। तो इंटर स्टेट, यस इंटर स्टेट पे लगता था सीएसटी, और सेम स्टेट पे लगता था वैट, सेम स्टेट पे लगता था वैट। तो अब 2% लगा, मार्जिन अंकल का 50% है और सोल्ड इन दिल्ली, दिल्ली में बेच दिया, और वैट है 4%। अब इस केस में आपको दिल्ली वाले डीलर की वैट लायबिलिटी निकालनी है। वैट लायबिलिटी, दिल्ली वाले डीलर की वैट लायबिलिटी निकालनी है। करिए सर, आपको दे रहा हूं 1 मिनट का टाइम। हाँ जी, प्लीज निकालिएगा वैट लायबिलिटी। कैसे निकालेंगे? ये जो सीएसटी है, ये मैं आपको बता दूं सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, ओरिजिन प्रिंसिपल पे लगता था। ओरिजिन प्रिंसिपल, ओरिजिन प्रिंसिपल का मतलब जिस स्टेट से मूवमेंट कमेंस हुई है, जिस स्टेट से मूवमेंट कमेंस हुई है वहां पर लगता था, वो सरकार इसको लेती थी। जैसे ये गुड्स अगर सीएसटी लिया है ना, तो ये दूसरी स्टेट के गुड्स हैं। जब ये सीएसटी लगा है तो मान लीजिए इसने कहां से लिए, यूपी से लिए, यूपी से, जब भी 2% सीएसटी लगा। अच्छा, दिल्ली वाले अंकल दिल्ली से माल लेते तो वैट लगता। तो इनका जो टैक्स आता या इनकी जो स्टेटमेंट बनती वो ऐसे बनती पहले वैट सिस्टम में। कॉस्ट ऑफ गुड्स 1,02,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स 1,02,000। क्यों सर 2,000 रुपए क्यों ऐड किए? क्योंकि ये सीएसटी है और ये यूपी से गुड्स खरीदे हैं, तो यूपी वाली जो गवर्नमेंट है उसके खाते में पहुंच गए होंगे। तो आपको दिल्ली वाली सरकार क्रेडिट कैसे देगी? बिग बाजार से जा रहे हो खरीदने सामान, बिग बाजार का कूपन है, रिलायंस फ्रेश वाले या 24/7 वाले उस कूपन का अचार डालेंगे क्या? वो आपने खरीदा कहां से? बिग बाजार से, तो डिस्काउंट कूपन तो बिग बाजार ही चलेगा। तो ये जो सीएसटी का टैक्स है ये तो यूपी गवर्नमेंट का है, और आप दिल्ली गवर्नमेंट से क्रेडिट कैसे लोगे? कोई दिक्कत नहीं। जब क्रेडिट नहीं मिलता क्या टेंशन है, हम कॉस्ट में ऐड कर देंगे, कॉस्ट में ऐड कर देंगे। ये मेरा प्रॉफिट मार्जिन है 50%, 51,000 रुपये मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। गुड्स बन गए 1,53,000, गुड्स बन गए 1,53,000, प्लस वैट लगा दूंगा। जब वैट लगता था 4% का, तो 1,53,000 पे 4%। हाँ जी बच्चों, 1,53,000 पे 4%, ये आ गया जी 6120, 6120। और मेरा टोटल मेरा सेलिंग प्राइस विद वैट जो आया 1,59,000, 1,59,120, 1,59,120। ये देखो, अब मुझे जो आउटपुट में टैक्स है, जो आउटपुट वैट है वो है 6120। इनपुट में वैट है क्या? अरे बाबा इनपुट में वैट तो नहीं है, सीएसटी है, और उसको तुमने कॉस्ट में ऐड कर दिया। और वैट पेबल जो सरकार को जमा करवा के आना है वो जमा करवाना है 6120। ये था वैट सिस्टम। अच्छा सर, इसमें आपने इंटर स्टेट परचेज करी है, इंटर स्टेट परचेज करी है। हाँ जी,
एंड सेम स्टेट सेल करी है, सेम स्टेट सेल करी है, जरा समझिएगा, आपने इंटर स्टेट परचेस करी है और सेम स्टेट सेल करी है। जरा देखिएगा, आपने इंटर स्टेट सेल करी है, परचेस करी है, सेम स्टेट सेल करी है। तो इंटर स्टेट परचेस पे आपने सीएसटी दिया है खरीद पर, और बेचा आपने सेम स्टेट में, तो वैट देना है। लेकिन सीएसटी का क्रेडिट वैट से नहीं था। ये वन ऑफ द मेजर लिमिटेशन थी, वन ऑफ द मेजर लिमिटेशन थी वैट सिस्टम की, कि दूसरी प्रदेश से, दूसरे प्रांत से अगर आप गुड्स खरीदते थे, आपको उसका आईटीसी नहीं मिलता था, आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि वो दूसरे सरकार के पाले में था। पहले सारी स्टेट गवर्नमेंट्स में भेदभाव था। जैसे बिग बाजार का कूपन है, बिग बाजार देगी क्रेडिट, अगर रिलायंस फ्रेश का कूपन है, रिलायंस फ्रेश देगी, अगर 24/7 का कूपन है तो 24/7 देंगे। कूपन इंटरचेंजेबल नहीं थे। तो एक लिमिटेशन ही निकल के आ रही है, नो आईटीसी ऑफ इंटरस्टेट टैक्सेस, नो आईटीसी ऑफ इंटरस्टेट टैक्सेस, आपको इंटरस्टेट टैक्सेस के क्रेडिट नहीं मिलता था। ये लिमिटेशन आना स्टार्ट हो गई ना, क्योंकि वैट सिस्टम जो दिखने में पिछली क्लास में इतना बढ़िया लग रहा था, इतना बढ़िया नहीं था, इसमें भी कुछ लिमिटेशंस थी। तो एक क्वेश्चन तो हमने ये किया, एक क्वेश्चन और देखिएगा। तो आपको कैस्केडिंग इफेक्ट आ गया क्या? बिल्कुल सर, कैस्केडिंग इफेक्ट आ गया, कैस्केडिंग इफेक्ट प्रेजेंट। क्यों कैस्केडिंग इफेक्ट आ गया मैं बताऊं? इसलिए आ गया कैस्केडिंग इफेक्ट क्योंकि ये 2000 रुपये टैक्सेस है, इसमें ये 2000 रुपये आया है और उसके ऊपर दोबारा टैक्स लग गया, टैक्स ऑन टैक्स हो रहा है, टैक्स ऑन टैक्स हो रहा है, कैस्केडिंग इफेक्ट। जी बच्चों, दूसरा, ये तो हो गया एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, मैं आपको सारी लिमिटेशन बता रहा हूं ना, जब भी आप समझ आएंगे कि वैट सिस्टम को उखाड़ के क्यों फेंका गया। दूसरा, अगर आपने अपने गुड्स खरीदे हैं, यस, और कितने के खरीदे? 1 लाख रुपए के, उस पे आपने एक्साइज ड्यूटी लगी हुई है। एक्साइज ड्यूटी क्यों लगी हुई है? क्योंकि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, दूसरे ने बनाए होंगे, उस पे 10,000 की एक्साइज ड्यूटी लगी हुई है, ठीक है। और उसके बाद ये गुड्स सीएसटी के अंतर्गत भी आते हैं, यानी कि दूसरी स्टेट से आए हैं, और सीएसटी लग रहा है, मान लीजिएगा 1,10,000। ये पुराना सिस्टम है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये 1,10,000 का 0.02, 2200 रुपये ये लग रहा है। तो अगर आपका 10% एक्साइज, पहले एक्साइज ड्यूटी लगती थी ना उत्पादन पे, अब तो नहीं लगती, वैट सिस्टम में लगती थी। तो जब आपने गुड्स खरीदे, कितने के खरीदे? 1,12,200 के। इस टाइप से बिल हो गया कि आपने गुड्स खरीदे 1 लाख के, उस पे उत्पादक ने एक्साइज ड्यूटी लगाई 10% की और सीएसटी 2% का। अब आपको कॉस्ट क्या दिखानी है? क्या आपको एक्साइज ड्यूटी का आईटीसी मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। क्यों सर? क्योंकि आप इन गुड्स पर, मान लो सोल्ड इन दिल्ली, दिल्ली के डीलर हो, प्लस प्रॉफिट 50%, तो आप क्या करोगे? यहां पर प्रॉफिट 50% लगा दोगे, क्योंकि आपको पता है ये जो, अरे भाई बच्चों, ये दूसरे स्टेट के जो टैक्सेस हैं, क्या इसका आईटीसी है? इसका तो नो आईटीसी, अभी हमने कर ही लिया, नो आईटीसी ऑफ टैक्सेस ऑफ अदर स्टेट, ये तो हमने अभी लिमिटेशन करी। अब आप बताइए, क्या ये एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट मिलेगा? बताओ ना, एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट मिलेगा? क्योंकि ये दो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया हुआ है। अरे बाबा, दूसरी स्टेट के टैक्सेस का क्रेडिट नहीं मिल रहा, तो आपको नो आईटीसी ऑफ सेंट्रल टैक्सेस, जिसको हम सैनवैट कहते थे, सेंट्रल टैक्सेस को सैनवैट कहते थे, सैनवैट का भी क्रेडिट नहीं था वैट से। कोई दिक्कत ना, दो मुझे क्रेडिट, मैं तो कॉस्ट में ऐड कर दूंगा, मैं कैस्केडिंग इफेक्ट कर दूंगा। अरे भाई, सीधी सी बात है, मेरे 11 रुपए खर्च के, मुझे 11 रुपए वापस चाहिए। सर क्या कहते, क्रेडिट दे देंगे, तो मैं 1 रुपए का टैक्स है मान लो 11 में, तो मैं कॉस्ट 10 दिखा दूंगा, 1 रुपए सरकार की जेब में छेद कर दूंगा। लेकिन अगर सरकार नहीं देती, तो मैं 11 के 11 कस्टमर से ले लूंगा। तो 1,12,000, 1,12,200 का 50%, ये हो गया बच्चों 56,100, और आपका सेलिंग प्राइस हो गया 1,68,300, ठीक है। अब इस पे वैट लगा दिया आपने, सेल दिल्ली में ही करी है मान लो, तो आप 4% वैट लगा दो, तो प्लस 1,1,2,200, ये हो गया 1,68,300,
इंटू 0.04 6732 और सेलिंग प्राइस हो गया प्लस 168,300। तो बेटा 1,75,000 1,75,032 आपका आउटपुट टैक्स कितना है? आउटपुट वैट 6732। आपका इनपुट टैक्स कितना है? इनपुट पे तो वैट है ही नहीं। अब आपका वैट पेबल कितना हो गया? वैट पेबल हो गया 6732। ओ गॉश, क्या कैस्केडिंग इफेक्ट है इस केस में? यस, कैस्केडिंग इफेक्ट भी आ गया। तो भाई वैट के सिस्टम की खामियां देखो। एक, आप उसके सेंट्रल टैक्सेस, ये तो अभी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, सर्विस टैक्स दिया उसका भी क्रेडिट नहीं था। तो यानी कि जो लिमिटेशन निकल के यहां पर ये आ रही है कि भाई एक दुकान का खरीदा हुआ माल का कूपन उसी दुकान से चलेगा, बिग बाजार का बिग बाजार से, रिलायंस का रिलायंस से, और 24/7 स्टोर का 24/7 से। तो ये तो सिस्टम बड़ा अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? इसमें तो फिर आपको याद रखना पड़ेगा और इंडिया को कॉमन मार्केट बनानी है। एक ये लिमिटेशन दिख गई आपको। अच्छा, और मल्टीपल टैक्सेस हैं, मल्टीपल टैक्सेस हैं, ये भी लिमिटेशन आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि वैट लग रहा है, कभी सर्विस टैक्स लग रहा है। तो फिर गवर्नमेंट को लगा कि भाई ये वैट को सिस्टम को भी जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई टैक्स का क्रेडिट है, कोई टैक्स का क्रेडिट नहीं है। तो फिर गवर्नमेंट ने अल्टीमेटली ये डिसाइड किया, सेल टैक्स से बेटर था वैट, वैट से बेटर है जीएसटी। सेल टैक्स से बेटर था वैट, वैट से बेटर है जीएसटी। कुछ लिमिटेशन वैट सिस्टम की क्या निकल के आई? एक, क्योंकि मैं ज्यादा लिमिटेशन पे क्यों स्ट्रेस डालूं, एक इंटर स्टेट टैक्सेस का क्रेडिट नहीं है, यानी कि दूसरी स्टेट से खरीदो तो आपके मन में ये आएगा सेम स्टेट से खरीदो। सेंट्रल टैक्सेस जो दिए हैं, अब स्टेट को टैक्स देना है, स्टेट गवर्नमेंट कहती है हमें तो पूरे 6,732 रुपए चाहिए, ये 10,000 और 12,200 हमें तो मिले नहीं, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिले, ये यूपी गवर्नमेंट को मिले, मान लो यूपी से गुड्स आए हैं, और ये जो 6,732 देने हैं ये दिल्ली गवर्नमेंट को देने हैं। दिल्ली गवर्नमेंट कहती है हमारे जेब में जब आया नहीं तो हम क्रेडिट कैसे दे दें? ये वही वाली बात हुई, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपने 11th की कोचिंग ली, फिर 12th की कोचिंग ली, वो तो डिस्काउंट दे देंगे, लेकिन 11th की कोचिंग के लिए किसी और इंस्टीट्यूट के पास गए, उसने कूपन दिया हुआ था कि 12वीं में आओगे ना आप डिस्काउंट ले लेना, लेकिन वो दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में कूपन दिखाओगे 11वीं का दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट का, तो दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट जो 12वीं करवा रहा है वो डिस्काउंट क्यों देगा? लेकिन कितना अच्छा हो जाता, 11वीं अगर आपने एक्स कोचिंग इंस्टीट्यूट से करी, उसका कूपन आप वाई कोचिंग इंस्टीट्यूट को दिखा दो, वाई का एक्स में दिखा दो, तो इंडिया एक कॉमन मार्केट बन जाएगी, सादगी आ जाएगी। फिर आपको लगेगा यार चाहे इंडिया से, चाहे आप यूपी से माल लें, चाहे दिल्ली से माल लें, क्रेडिट तो मिल ही जाएगा। तो जब तो फिर माल बिकेगा। अभी क्या है, भेदभाव हो रहा है, भाई यहाँ से खरीद वहां से मत खरीद, ये टैक्स एक्साइज ड्यूटी लग रही है, क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो गुड्स ऐसे लो जिसपे एक्साइज ड्यूटी ना हो, है ना, या जो इंडिया से बाहर से आ जाए। तो ये सर सारी जो प्रॉब्लम्स थी उसको दूर किया, यस माय डियर फ्रेंड्स, उस सब प्रॉब्लम्स को दूर किया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये सारी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं जीएसटी में। क्यों? क्योंकि इसमें सेंटर और स्टेट का भेद मोटा मोटा नहीं है, क्योंकि इट इज लेवीड बाय बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों सरकारें लगाती हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो इसमें भेद ही खत्म हो गया, भाई तूने किया मैंने किया, दोनों करो, बात ही खत्म हो गई। इट इज लेवीड यस ऑन बोथ यस माय डियर फ्रेंड्स, बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। पहले क्या था, सर्विसेज पे कुछ टैक्सेस थे, खाली एक सर्विस टैक्स था, और गुड्स पर 50 टैक्सेस थे, वैट, सीएसटी, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्साइज, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्राई। भाई सर्विसेज पे टैक्स अलग, गुड्स पे अलग। तो देखो जहां डिस्टिंक्शन करोगे, तू ये है मैं ये हूं, तो वहां पर भेदभाव रहेगा। गवर्नमेंट ने कहा जी जीएसटी दोनों पे लगाया जाएगा। अच्छा, लेवीड ऑन, यस, लेवीड ऑन इंट्रा स्टेट supply as well as
इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट का बड़ा झगड़ा होता था पहले। इंट्रा क्या है, इंटर क्या है। इंट्रा पे पहले लगता था वैट, इंटर पे लगता था सीएसटी। गवर्नमेंट ने कहा जीएसटी दोनों पे लगेगा, तो सेंटर भी लगाएगी, स्टेट भी लगाएगा। क्या लगाएगी, जीएसटी, कॉमन कर दिया। लेवीड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जीएसटी। इंट्रा स्टेट पे भी लगेगा, इंटर स्टेट पे भी लगेगा जीएसटी। तो जब जीएसटी बिग बाजार, मान लो अब कूपन जो है बिग बाजार वाला सारे जनरल स्टोर्स पे चलेगा और सारे जनरल स्टोर का कूपन बिग बाजार चलेगा, तो इंडिया कॉमन मार्केट हो जाएगी। अब आपको ये नहीं रहेगा कि बिग बाजार से माल लूं या मैं परचूनिया की दुकान से सामान लूं या मैं रिलायंस फ्रेश से सामान लूं। अब आप कहीं से भी सामान ले लो, आपको कूपन सब चलेंगे। तो इसलिए जीएसटी लाया गया। जीएसटी अगर आपसे कोई पूछे कौन लगाता है, आप सिंपल सा जवाब देंगे, जीएसटी केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर लगाती हैं। सिंपल जवाब देंगे। कोई आपसे पूछे जीएसटी गुड्स पे लगता है सर्विस पे लगता है, आप बोलोगे जी जीएसटी दोनों पे लगता है, गुड्स पे भी और सर्विसेज पे भी। कोई आपसे पूछेगा इंट्रा पे लगता है, इंटर पे लगता है, आप बोलोगे दोनों पे लगता है। तो इस केस में जब सभी पे जीएसटी लगता है तो आईटीसी का जो क्रेडिट है या जो इनपुट टैक्सेस का क्रेडिट है जो माइनस करने हैं वो इजी हो जाते हैं। इनपुट टैक्सेस का क्रेडिट इजी हो जाता है और बार बार मिल जाता है। फिर आपको ये नहीं लगता कि दिल्ली से माल लें, यूपी से लें, गुड्स लें या सर्विस लें, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है, स्टेट गवर्नमेंट को दिया है, सबका क्रेडिट अलाउड है। और डीप में जाते हैं फ्रेंड्स देखो, आप या तो इंडिया में ट्रेड करेंगे जिसको हम नेशनल ट्रेड कहेंगे, या आप इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे। नेशनल ट्रेड में यस माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब सेम स्टेट सप्लाई करते हैं, यस सेम स्टेट सप्लाई करते हैं, यानी कि हरियाणा से हरियाणा ही सप्लाई करते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, हरियाणा से हरियाणा, सेम स्टेट सप्लाई, हम आपके सप्लाई पर जीएसटी लगाएंगे। गुड्स या सर्विस दोनों, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इंट्रा यूनियन टेरिटरी सप्लाई करते हैं, इंट्रा यूनियन टेरिटरी का मतलब सेम यूनियन टेरिटरी सप्लाई करते हैं। सर क्या मतलब, अरे बाबा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान टू अंडमान, इस पर भी क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा, अंडमान टू अंडमान पे भी। अच्छा, अगर आप इंटर स्टेट या आप इंटर यूनियन टेरिटरी सप्लाई करते हैं, सर क्या एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हरियाणा टू अंडमान, हाँ, या हरियाणा टू यूपी, जहां पर बाउंड्री क्रॉस हो रही है, देश के अंदर की बाउंड्री, इंटरनेशनल नहीं, देश के अंदर की बाउंड्री, हरियाणा टू अंडमान, हरियाणा टू यूपी, या अंडमान टू हरियाणा, इस पर भी यस जीएसटी लगेगा। और गॉश, अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करें सेम स्टेट में, सेम यूनियन टेरिटरी में भी, और इंटर स्टेट या इंटर यूनियन टेरिटरी, एक यूनियन टेरिटरी से दूसरा यूनियन टेरिटरी, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, तीनों ही केस में मेरे प्यारे बच्चों आप पे जीएसटी लगाया जाएगा। तो फिर आप दिक्कत क्या है, आपको टेंशन ही नहीं है। अच्छा, आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड में एक तो होता है इंपोर्ट और एक होता है एक्सपोर्ट। इंपोर्ट में गुड्स और सर्विस इंडिया में आएंगे, एक्सपोर्ट में बाहर जाएंगे। इस इंपोर्ट पे भी जीएसटी लगेगा। सर जीएसटी क्यों लगाओगे इंपोर्ट पे, बेटा इसलिए लगाएंगे कि सप्लाई इंडिया में हो रही है। जीएसटी जो होता है ना, अगर कोई आपसे पूछे जीएसटी का मूल मंत्र क्या है, आप बोलोगे सप्लाई, यस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज, और बोथ, दोनों इकट्ठे भी कर सकते हो। सो गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन टैक्सेबल टेरिटरी ऑफ इंडिया। यस माय डियर फ्रेंड, जीएसटी
सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन टैक्सेबल टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो जीएसटी जो है वो सब गुड्स पे भी लगेगा, सप्लाई पर, गुड्स के सप्लाई पे, सर्विसेज की सप्लाई पे, टैक्सेबल टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया में सप्लाई होनी चाहिए। टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब है होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग JNK, होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग JNK। यस, टैक्सेबल टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब है बच्चों पार्टी इंडिया में सप्लाई होनी चाहिए। तो जब हम इंपोर्ट करते हैं तो क्या सप्लाई इंडिया में हो रही है? क्या सप्लाई इंडिया में हो रही है? जीएसटी लगेगा। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं सप्लाई इंडिया से बाहर जा रही है। अच्छा, तो ये होल ऑफ इंडिया क्या देखना है, खरीदार या रिसीवर? गवर्नमेंट कहती है जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, प्लेस ऑफ सप्लाई है वो इंडिया में होनी चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई है इंडिया में होनी चाहिए, क्योंकि जीएसटी माय डियर फ्रेंड्स डेस्टिनेशन बेस्ड है, डेस्टिनेशन बेस्ड जीएसटी। तो बच्चों जीएसटी जो है डेस्टिनेशन बेस्ड है। तो कोई पूछे जीएसटी कौन लगाता है? सेंट्रल स्टेट लगाती है। कहाँ लगता है, किस पे लगता है? गुड सर्विस पे लगता है, इंट्रा पे लगता है, इंटर पे लगता है, ठीक बिल्कुल लगता है, गुड सर्विस दोनों पे लगता है। लेकिन सप्लाई कहाँ होनी चाहिए? सप्लाई टैक्सेबल टेरिटरी ऑफ इंडिया में होनी चाहिए। सप्लाई बच्चों टैक्सेबल टेरिटरी ऑफ इंडिया में होनी चाहिए। सप्लाई जो है टैक्सेबल टेरिटरी ऑफ इंडिया में होनी चाहिए। और टैक्सेबल टेरिटरी का क्या मतलब है माय डियर लड्डू गोपाल? टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब है होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग JNK। तो सप्लाई होनी चाहिए, सप्लायर अमेरिका का हो, चाइना का हो, पाकिस्तान का हो, पाकिस्तान छोड़ो, बांग्लादेश का हो, होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग JNK टैक्सेबल टेरिटरी है। सप्लाई यहां होनी चाहिए, तो प्लेस ऑफ सप्लाई होनी चाहिए, चाहे सप्लायर कहां का हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सप्लायर कहां का है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सप्लाई हो कहां रही है वो इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में जब इंपोर्ट हो रहा है तो सप्लाई इंडिया में हो रही है, जीएसटी लगेगा उस ट्रांजैक्शन पे। जब एक्सपोर्ट हो रहा है तो जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर है, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर है, उस पे जीएसटी नहीं लगता। तो जीएसटी कहां कहां लगता है? इंपोर्ट पे लगता है, इंट्रा स्टेट पे लगता है, इंट्रा यूनियन टेरिटरी पे लगता है, इंटर स्टेट पे लगता है, इंटर यूनियन टेरिटरी पे लगता है। लेकिन सर जीएसटी जब लगता है तो सेंटर को कितना मिलेगा, स्टेट को कितना मिलेगा? गवर्नमेंट ने कहा जब इंटर स्टेट मूवमेंट होगी, यस, या इंपोर्ट होगा, उस केस में, यस माय डियर फ्रेंड्स, उस केस के अंदर जीएसटी सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, बाद में स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और इस जीएसटी को नाम दिया आईजीएसटी, इस जीएसटी को नाम दिया आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो इंटीग्रेटेड जीएसटी का क्या मतलब है बच्चों कि भाई जब जब बाउंड्रीज क्रॉस होती हैं और जीएसटी लगता है, उसमें हम सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलते हैं आप जीएसटी लगाओ, उस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगा हुआ जीएसटी का नाम होता है आईजीएसटी। और आईजीएसटी मैक्सिमम 40% तक लग सकता है, उससे कम होता है, अभी गवर्नमेंट 28% लगा रखा है, लेकिन मैक्सिमम 40% हो सकता है। जब स्टेट में माल बिकता है तो वो जीएसटी आधा आधा लगता है। यस, मान लो अगर ये जीएसटी का रेट, मान लो जीएसटी का रेट जो भी है वो आधा आधा लगता है, यानी कि उसको जो आधा सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है उसको बोलते हैं सीजीएसटी, और जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है उसको बोलते हैं एसजीएसटी। तो जब भी हरियाणा में माल बिकेगा, हरियाणा से हरियाणा, तो जो भी जीएसटी का रेट है वो आधा आधा हो जाएगा, 50% सेंटर का होगा, 50% स्टेट का होगा। और मैक्सिमम जीएसटी 40 होता है, तो ये मैक्सिमम 20% हो सकता है, और ये मैक्सिमम 20% हो सकता है। बात समझने की कोशिश करिएगा। और यूनियन टेरिटरी में माल बिकेगा तो उसके अंदर भी जीएसटी लगेगा, आधा सेंट्रल जीएसटी और आधा यूनियन टेरिटरी जीएसटी, उसमें भी बात आधा आधा। यस, तो दोनों जब आधा आधा लगाएंगे तो भेदभाव खत्म हो जाएगा। समझो चॉकलेट है, आधी आधी बांट लो। मैक्सिमम ये भी 20% हो सकता है, मैक्सिमम ये भी 20% हो सकता है, इस बात को याद रखिएगा। चलो लिखिए जरा एक बार। तो अगर सेम स्टेट में माल बिकेगा तो हम लगाएंगे सीजी और एसजी। जैसे मैकडॉनल्ड्स में बर्गर खाने गए
₹100 का बर्गर है, 5% का जीएसटी है, 2.5% आप देखना सीजी होगा, 2.5% एसजी। यूनियन टेरिटरी में मैकडोनल्ड्स है, वहां पर बर्गर खाने गए तो 2.5% सीजी होगा, 2.5% यूटी जीएसटी। अगर दिल्ली से आपने ऑर्डर किया है हरियाणा, या हरियाणा से दिल्ली ऑर्डर किया है, या अंडमान टू हरियाणा खाना ऑर्डर किया है, तो 5% लगेगा आईजीएसटी। बाहर से गुड्स इंडिया में आए हैं तो उस बिक्री पर, जो बाहर से इंडिया में आए हैं, सप्लाई तो इंडिया में हुई है, 5% लगेगा आईजीएसटी। इंडिया से गुड्स बाहर गए हैं, वहां पर जीएसटी लागू नहीं होता क्योंकि सप्लाई इंडिया में नहीं है। अच्छा बेटा, ये जो सीजीएसटी है ये लगेगा सीजीएसटी एक्ट के अंतर्गत, सीजीएसटी एक्ट 2017। और जो एसजीएसटी है ये लगेगा एसजीएसटी एक्ट 2017 के अंतर्गत। ठीक है, ये जो यूटीजीएसटी है, यूटीजीएसटी एक्ट 2017 के अंतर्गत। ये जो आईजीएसटी है ये लगेगा आईजीएसटी एक्ट 2017 के अंतर्गत। ये हमारे सारे सिलेबस में है, जितने भी इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी इनके रेलेवेंट टॉपिक्स हम करेंगे। तो सीजीएसटी एक्ट के अंतर्गत सीजीएसटी लगता है, एसजीएसटी एक्ट हर स्टेट ने ये पास की हुई है, एसजीएसटी लगता है, यूटीजीएसटी एक्ट के अंतर्गत लगता है, आईजीएसटी आईजीएसटी एक्ट के अंतर्गत लगता है। ये इसलिए किया गया कि स्टेट को भी पैसा मिले, सेंटर को भी पैसा मिले। खाली जीएसटी लगाएंगे तो दोनों में झगड़ा हो जाएगा, तो उसका नाम अलग अलग कर दे, चॉकलेट का आधा हिस्सा तेरा, चॉकलेट का आधा हिस्सा मेरा। ये जानबूझ के किया गया सो दैट झगड़ा ना हो। क्लियर है मेरी बात? जरा अब आपको कॉपी करना है ये चीज। कॉपी करने के बाद हाँ, एक क्रेडिट कैसे लेना है ये आप कॉपी करो, पहले समझो क्रेडिट कैसे लेना है। ये लिखिएगा, मैनर ऑफ क्लेमिंग क्रेडिट। डिटेल में तो हम सब चीजें आगे वाले चैप्टर्स में करेंगे, अंडर जीएसटी। अच्छा, जीएसटी में अच्छा आपके इनपुट टैक्सेस कौन कौन से होंगे? सर इनपुट टैक्सेस या तो आईजीएसटी होगा खरीद पर, जब इंटर स्टेट माल होगा, पहले सीएसटी लगता था, अब आईजी लगता है, या सीजीएसटी होगा मेरे इनपुट पे, या एसजीएसटी होगा, या यूटीजीएसटी होगा। मेरे पास जब मैं माल गुड्स या सर्विस खरीदूंगा दूसरे स्टेट से आएगा तो मेरे पास इनपुट में आईजी होगा, परचेज पे आईजी। अगर दिल्ली से खरीदा है माल, दिल्ली का बंदा हूं तो सीजी प्लस एसजी, और मैं यूनियन टेरिटरी का बंदा हूं, यूनियन टेरिटरी से खरीदा है तो सीजी प्लस यूटीजीएसटी। मेरे पास आउटपुट पे टैक्सेस कौन से होंगे जब मैं बिक्री करूंगा? अब मैं बिक्री अगर दिल्ली में करता हूं, दिल्ली से यूपी करता हूं, तो मेरे पास आईजीएसटी होगा आउटपुट पे। आउटपुट समझ लो ना बेटा, बिक्री पर टैक्स। खरीद भी सकते हो सेम स्टेट से, अदर स्टेट से। अच्छा, और दिल्ली में माल बेचता हूं तो सीजीएसटी भी होगा और एसजीएसटी होगा, और अगर यूनियन टेरिटरी में माल बेचता हूं तो यूटीजीएसटी होगा। एक जीएसटी में टैक्स और है जिसकी चर्चा मैंने अभी नहीं करी, उसका नाम है जीएसटी कंपनसेशन सेस। जीएसटी कंपनसेशन सेस क्या होता है? स्टेट्स को आशंका थी कि जीएसटी आने से हमारे रेवेन्यूज गिर जाएंगे। स्टेट्स को आशंका थी जीएसटी आने से स्टेट के जो रेवेन्यूज हैं, जो उनका राजस्व है, वो गिर जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कुछ कुछ गुड्स पर हम ये जीएसटी कंपनसेशन सेस लगा देंगे, जैसे गाड़ियां हैं, कुछ पान मसाला है इत्यादि। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा आपके, हम जीएसटी कंपनसेशन सेस, अच्छा जीएसटी कंपनसेशन सेस, जीएसटी कंपनसेशन सेस, जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्ट 2017 के अंतर्गत लगता है। जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट के अंतर्गत लगता है। बात समझिएगा, वो तो डिटेल में भी मैं बताऊंगा। ये इसलिए लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा पैसा आ जाए। तो अगर आपने गुड्स खरीदे दूसरे स्टेट से तो क्या लगेगा? आईजीएसटी। अगर वो उस पर कंपनसेशन सेस लगता है तो जीएसटी कंपनसेशन सेस भी लगा हुआ होगा आईजीएसटी के साथ। अगर सेम स्टेट से खरीदे और जीएसटी कंपनसेशन सेस लगता है तो सीजी भी लगा होगा, एचजी भी लगा होगा और कंपनसेशन सेस भी लगा होगा। और सेम स्टेट से खरीदे तो सीजी लगा होगा, यूनियन टेरिटरी से यूटी प्लस जीएसटी, तो जीएसटी कंपनसेशन सेस इफ एप्लीकेबल। ये हर एक जगह नहीं लगता, ये किसी किसी गुड्स पे लगता है। ऐसे ही अगर आपने माल बेचा जो जीएसटी कंपनसेशन सेस के अंतर्गत है तो आपको भी जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाना पड़ेगा। तो हम अपने बिल में आईजी प्लस जीएसटी कंपनसेशन सेस या सीजीएसटी। अब क्या करवा रहा हूं मैं, इस पॉइंट को समझिएगा। अगर आपके पास आईजीएसटी कूपन है या आईजीएसटी का इनपुट टैक्स है,
आप आईजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी से लेंगे। यस, आईजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी से लेंगे। बचा हुआ क्रेडिट या तो आप आईजीएसटी का बचा हुआ क्रेडिट सीजी से या एसजी से, यूटी जीएसटी से, और बीच में डाल देता हूं और यहां पर लिखता हूं एनी मैनर एनी प्रोपोर्शन, एनी मैनर एनी प्रोपोर्शन। यानी कि आप सबसे पहले तो जैसे बिग बाजार के 4-5 कूपन है, तो सबसे पहले आईजी का कूपन आईजी से, बचा हुआ सीजी या एसजी से, और एनी मैनर एनी प्रोपोर्शन। अभी आई थिंक लिख लो, मैं समझा नहीं रहा क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे, सीजी का कूपन सीजी से लेना है, बचा हुआ कूपन आईजी से लेना है, यहां से नहीं ले सकते। ये 4-5 कूपन हैं, कहां से कैसे लेना है। एसजी या यूटी जीएसटी का कूपन आपको एसजी या यूटी जीएसटी से लेना है, बचा हुआ आईजी से लेना है, यहां से नहीं ले सकते। और जीएसटी कंपनसेशन सेस का कूपन आपको जीएसटी कंपनसेशन सेस से लेना है। और पहले कूपन यस, फर्स्ट प्रेफरेंस आईजीएसटी की, सेकंड प्रेफरेंस ये, थर्ड प्रेफरेंस ये। तो पहले आपको आईजी के कूपन खत्म करने हैं आईजी से या फिर सीजी और एसजी से, फिर सीजी के कूपन यूज करने हैं सीजी से बचे हुए आईजी से, और एसजी के कूपन एसजी से बचे हुए आईजी से, सीजी से एसजी का कूपन नहीं ले सकते और सीजी का कूपन एसजी से नहीं ले सकते, और जीएसटी कंपनसेशन से जीएसटी कंपनसेशन सेस से ही ले सकते। ये बातें अभी क्लियर होंगी नहीं, उसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगा, आप ये कॉपी करिए। हाँ जी बच्चों, चल कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, ये सेट ऑफ का कॉन्सेप्ट को कैसे करना है। आइए जरा, अब मैं इस क्वेश्चंस में ये एज्यूम कर रहा हूं कि जो हमारे असेसी हैं या जो हमारा पर्सन है वो है रामलाल, और वो दिल्ली में रजिस्टर्ड है, और उसने कुछ माल खरीदा है, गुड्स खरीदे हैं 1 लाख रुपए के, समझना, प्लस 12% जीएसटी फ्रॉम दिल्ली से खरीदे हैं। बंदे का मार्जिन 50% है और सोल्ड इन दिल्ली। अब आप मेरे साथ बिल्कुल करेंगे, ये हो क्या रहा है, और उसने गुड्स को दिल्ली में ही बेचे। अब जरा ये क्वेश्चन है केस 1। अब जब उसने माल खरीदा होगा, वो खरीदा होगा 1,12,000 का। आप मुझे बताइएगा ये जो 12% जीएसटी होगा, कौन सा जीएसटी होगा। दिल्ली में हो आप, दिल्ली से खरीदे हैं, तो ये इंट्रा स्टेट सप्लाई माना जाएगा। अब चार्ट देखिए, इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा और विक्रेता ने जो सेलर है उसने सीजी 50% और एसजी आधा लगाया होगा, आधा 50-50, मैक्सिमम 20% रेट होता है, लेकिन यहाँ पर तो ऑब्वियसली हमारा रेट 12 है। तो यानी कि जब आपने परचेज किया होगा तो आपके पास परचेज का जो बिल आया होगा, वो ऐसे आया होगा, 1 लाख रुपए प्लस 6% सीजीएसटी 6,000 प्लस 6% एसजीएसटी 6,000, ये 1,12,000 का बिल ऐसे आया होगा आपके पास। ये जो बिल आया होगा वो ऐसे आया होगा आपके पास, परचेज का बिल। यस, अब मेरा क्वेश्चन ये देखो, ये मैक्सिमम 20% ज्यादा नहीं हो सकता, ये तो 6% ही हुआ ना, क्योंकि जीएसटी का रेट 12 है, मैक्सिमम 40 हो सकता है, तो 20 सेंटर का 20 स्टेट का, लेकिन अगर जीएसटी का रेट 12 है तो 6। ठीक हो, अब आपको क्या इसका आईटीसी मिलेगा, इन दोनों टैक्सेस का क्या आईटीसी मिलेगा, क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। हाँ जी, मिलेगा क्योंकि आप माल दिल्ली में बेच रहे हो, तो आप जब सेल का बिल इशू करोगे उस पर भी आप सीजीएसटी लगाओगे, समझो ना मेरी बात। और जीएसटी के टैक्सेस जीएसटी से तो अलाउड होते हैं, वो अलाउड नहीं करोगे तो फिर फायदा क्या हुआ। पहले तो सीएसटी का क्रेडिट नहीं था, इंपोर्ट ड्यूटी से क्रेडिट नहीं था, एक्साइज का क्रेडिट नहीं था, और जीएसटी का जीएसटी से क्रेडिट दोगे, डूब के मरो फिर सिस्टम को। तो जब क्रेडिट मिल जाएगा तो कॉस्ट में क्यों दिखाएं। तो मेरी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स होंगे वो होंगे 1 लाख। हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स होंगे 1 लाख। अच्छा, मेरा मार्जिन कितना हुआ, मेरे बच्चों मेरा मार्जिन हुआ 50%, 50,000 है ना। और मेरा सेलिंग प्राइस विदाउट जीएसटी
1.5 लाख। जीएसटी के टैक्सेस का जीएसटी से क्रेडिट है, वो कॉस्ट में ऐड ही नहीं होने, बात खत्म। अब मैं कौन सा टैक्स लगाऊंगा, जीएसटी में लगाऊंगा 12% का, मैं भी लगाऊंगा 6% सीजीएसटी, तो ये हो गया 9,000, और 6% एसजीएसटी मैं भी लगाऊंगा 9,000, और मैं गुड्स बेचूंगा सेलिंग प्राइस विद जीएसटी, यस माय डियर फ्रेंड्स, 1,68,000 का मैं गुड्स बेचूंगा, 1,68,000 के गुड्स मैं बेचूंगा 1,68,000 के, समझो। तो ये मेरा सेल का बिल होगा, मैं यहां तक दिखाऊंगा ना उसको, ऊपर वाला जो पोर्शन है तो मेरी वर्किंग है, माई वर्किंग, ये क्यों दिखाऊंगा उसको, मेरा मार्जिन है, मैं बिल ऐसे इशू करूंगा, सेल का बिल। तो सेल के बिल से मेरा आउटपुट जीएसटी आएगा, और मेरे परचेज के बिल से मेरा इनपुट जीएसटी आएगा, इनपुट जीएसटी। तो मेरे इनपुट जीएसटी है सीजी और एसजी 6,6, आउटपुट जीएसटी है मेरा 9,9। तो सेल के बिल पे आउटपुट होता है जो जमा करवाना, इनपुट जो मैंने दिया, गवर्नमेंट कहती है क्रेडिट ले लो। तो अब क्या हुआ, आउटपुट जीएसटी मेरा सीजीएसटी है 9,000 जो मुझे जमा करवाना है, एसजीएसटी है 9,000 जो जमा करवाना है। गवर्नमेंट कहती है गुप्ता जी इनपुट जीएसटी भी तो ले लो, मेरे पास कूपन कौन कौन से हैं, मेरे पास सीजी का कूपन है 6 का, एसजी का कूपन है 6 का, देखे जरा, सीजी का कूपन है 6 का और एसजी का कूपन है 6 का। अब आ जाओ सेट ऑफ के सिस्टम पे, सबसे पहले आईजी का कूपन लेना है, आईजी का कूपन तो मेरे पास है ही नहीं, तो फर्स्ट प्रेफरेंस तो आईजी के कूपन की है, मेरे पास आईजी का कूपन नहीं है। फिर गवर्नमेंट कहते सीजी का कूपन लो, सीजी का कूपन सीजी से लेना है, सीजी का कूपन सीजी से लेना है। देखो मेरे पास आईजी का कूपन तो था नहीं, सीजी लेना है सीजी से पहले, फिर आईजी से लेना है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। तो मैं पहले कूपन सीजी का सीजी से लूं तो मेरा पूरा ही खत्म हो गया कूपन। अगर कूपन मेरे पास ज्यादा होता तो आईजी से लेता, आईजी तो है ही नहीं, एसजी से ले नहीं सकता। तो सेंटर का स्टेट से, स्टेट का सेंटर सेट ऑफ अलाउड नहीं है। एचजी का कूपन कहां से लेना है, अरे बच्चों एचजी का जो कूपन है आपको 6 फिर सीजी के बाद एचजी से लेना है, बच्चा वो आईजी से लेना है, आईजी तो है ही नहीं। तो यहां पर हमने क्या किया, एचजी का कूपन एचजी से लिया, कितना 6,000, सेंटर से नहीं ले सकते। अब जीएसटी पेबल, यस माय डियर फ्रेंड, जीएसटी पेबल आ गया 3,000 रुपए सीजीएसटी, 3,000 रुपए एसजीएसटी। तो मुझे पेबल आ गया 3,000 रुपए सीजीएसटी जमा करवाना है, 3,000 रुपए एसजीएसटी, क्रेडिट मिल गया सेम स्टेट का, सेम स्टेट से। सर वैट में भी तो मिल जाता था, हमने लास्ट क्लास में जो किया था सेम स्टेट का। अब मैं आपको ब्यूटी दिखाऊंगा जीएसटी की, रियल ब्यूटीफुल। अब मैं ये मानूंगा 1 लाख के गुड्स मैंने जो खरीदे हैं केस 2 में इंटर स्टेट के हैं, गुड्स परचेज्ड फॉर ₹1 लाख प्लस 18% जीएसटी, यस फ्रॉम यूपी। तो जब मैंने यूपी से लिए तो बिल में क्या लिखा होगा, परचेज का बिल बताओ, परचेज का जो बिल होगा, परचेज का जो बिल होगा उसमें यूपी वाले अंकल ने क्या लगाया होगा बताऊं, उसने बेचा होगा 1 लाख का, उसने जीएसटी लगाया होगा एट 18%, वो होगा आईजीएसटी 18,000 रुपए, 12% ले रहे थे ना हम, या 18 ले रहे थे, एक सेकेंड बेटा देख लेते हैं, 12% ले रहे थे, तो 12 से चलने दो ना, तो 12% ले रहे थे, तो 12% और 12,000 रुपए लगाया होगा, मुझे दिया होगा 1,12,000 का बिल। पिछली केस में भी 1,12,000 का बिल था। देखो आप दूसरे सेट से खरीदो वही टैक्स है, सेम सेट से खरीदो सेम टैक्स है, बस नाम बदल जाएगा, नाम में क्या रखा है ना, तो नाम बदल जाएगा, क्योंकि जो पहले जीएसटी था उसका नाम था सीजी प्लस एसजी, सेम स्टेट से लिया, इंटर से लिया आईजी, लेकिन आईजी का भी क्रेडिट है, क्रेडिट है, बल्ले बल्ले, क्योंकि जीएसटी का टैक्स का क्रेडिट जीएसटी से है, नेचर कोई भी हो। अब आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या मानोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स मानेंगे सर 1 लाख, फिर अभी दिखाता हूं, प्लस मार्जिन ऐड करो, कितना 50%, 50,000, और गुड्स कितने के बन के तैयार हुए 1.5 लाख के, प्लस आप 12% जीएसटी लगाओ, 12%। आप कौन सा जीएसटी लगाओगे, आप तो दिल्ली में बेच रहे हो, आपने परचेज यूपी से किया, सोल्ड दिल्ली में किया, आपने उनको सेल दिल्ली में किया, तो दिल्ली में सेल किया तो 12% आप लगाओगे, 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी,
9,000 9,000। देखो वर्किंग डिट्टो सेम वैसी आ रही है जैसे पिछला क्वेश्चन था। दूसरी स्टेट से खरीदो, सेम स्टेट खरीदो, बिल वही आ रहा है। सेम स्टेट को अब आपने बेचा, वहां पर भी वहां पर सेम स्टेट से खरीद के बेचा था, यहां पर दूसरी स्टेट से खरीद के बेचा, प्राइसिंग वही आ रही है, फर्क नहीं पड़ रहा, है ना। अब आपका आउटपुट टैक्स क्या है? अब आपका आउटपुट जीएसटी सीजीएसटी है 9,000 और एसजीएसटी है 9,000। क्योंकि पिछले केस में भी आपने दिल्ली में बेचा तो सीजीएसजी आपकी बिक्री पर है, यहां पर भी ये आपका सेल का बिल आएगा। ऊपर वाला अमाउंट आप कभी सेलर को दिखाओगे नहीं, परचेजर को, ये आपका सेल का बिल होगा, ये परचेज का बिल। परचेज के बिल से ये आपका इनपुट जीएसटी है, और बेटा सेल के बिल से आपका आउटपुट जीएसटी है। और इनको क्रेडिट लेने के लिए वो फॉर्मूला मैंने बताया है। अब आपके पास इनपुट में कौन सा टैक्स है? माय डियर लड्डू गोपाल, इनपुट में आपका टैक्स है आईजीएसटी 12,000। इनपुट में आपका आईजीएसटी है 12,000। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये 12,000 का क्रेडिट आईजी का किससे किससे मिलेगा, किस किस से मिलेगा? चेक करके बताओ। ये 12,000 का क्रेडिट आईजी का, पहले आईजी से लेना है। भाई मेरे बिक्री पे तो आईजी ना है, मेरे तो दूसरी सेट में माल नहीं बेचा, कोई टेंशन नहीं। अब या तो सीजी से ले लो या एसजी से ले लो, आपकी मर्जी है। तो वो 12,000 का जो कूपन था, या तो आप 2 और 3 लिखा है ना, और है बीच में, तो ये जो 12,000 का कूपन था, आप इसको, हाँ जी बच्चों, ये 12,000 का जो कूपन था, या तो आप सीजी से ले लो या एसजी से ले लो, मर्जी आपकी है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ऑप्शन 1, सुनो मेरी बात, आधा आधा ले लो, 6,000 6,000, 3,000 आ जाएगा, पिछले केस में भी। ऑप्शन 2, आप ऐसे भी कर सकते हो, 9,000 3,000, ये भी सही है। ऑप्शन 3, आप ऐसे भी कर सकते हो, 3,000 और 9,000, आप ये भी कर सकते हो। ऑप्शन आपके पास कोई एक लो। ऑप्शन 4, आप ऐसा करो, 7,000 और 5,000। तो एग्जाम में अगर आएगा, आप कोई भी ऑप्शन ले लीजिएगा, डिपेंडिंग अपॉन आपको ऑप्शंस क्या दी गई हैं, नहीं तो नोट दे देंगे हम। तो हम एक ऑप्शन लेकर नीचे लिख देंगे, वी हैव टेकन 50-50, ऑल्टरनेटिवली कुड हैव बीन 933975। तो आईजी का जो कूपन है, आप सीजी से या एसजी से किसी भी तरीके से सेट ऑफ ले सकते हो, कोई टेंशन ना है, ये बात याद रखिएगा। देयर इज नो टेंशन। तो आइदर यू कैन क्लेम फ्रॉम सीजी, आइदर यू कैन क्लेम फ्रॉम एसजी, देयर इज नो टेंशन। यस, हाँ, एग्जाम में ऑप्शन 1 दे दीजिएगा दिखा के, या ये एक ऑप्शन पकड़ लो, दूसरों को ऑल्टरनेटिव में दिखा दो। चलो केस 3 करता हूं मैं आपके साथ। अब बंदे ने क्या किया, परचेज गुड्स फ्रॉम यूपी फॉर ₹1 लाख प्लस 12% जीएसटी, मार्जिन 50%, सोल्ड टू यस बिहार एट 12% जीएसटी। अब आपने क्या किया, दूसरे से खरीदा, दूसरे को बेचा। तो जो आपका परचेज का बिल आया होगा, खरीद का बिल, परचेज के बिल में क्या लिखा होगा बेटा, गुड्स की कॉस्ट दिखाई गई होगी 1 लाख, और आईजीएसटी लगा होगा 12%, क्योंकि दूसरे स्टेट से आया है 12,000, और आपका बिल बन गया होगा 1,12,000, है ना। और आप जब सेल करोगे तो क्या आपको 12,000 क्रेडिट मिल जाएगा? क्योंकि आपको भाई जीएसटी के टैक्सेस तो जीएसटी से मिल जाते हैं, कॉस्ट में ऐड नहीं करते जीएसटी के टैक्सेस। अगर कॉस्ट में ऐड करना पड़े तो कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा, तो हटाओ। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मेरी बनेगी यस 1 लाख, इसमें मैं ऐड करूंगा मार्जिन ऐड करूंगा 50%, 50,000। गुड्स बनके तैयार हो गए 1.5 लाख, गुड्स बनके तैयार हो गए 1.5 लाख। अब मैं ऐड करूंगा, मैं भी बिहार में बेच रहा हूं तो मैं भी आईजीएसटी लगाऊंगा, इंटर स्टेट, याद करो ना, अभी तो बताया, इंटर स्टेट जब आप माल बेचते हो आईजी लगाना है। अच्छा ये लो, इंटर स्टेट पे आईजी लगाना है, आईजी लगाना, वो तो लॉ में लिखा है मैक्सिमम 40%, जो रेट देंगे हम तो वो लगाएंगे, हमें क्या पता 30 लगाना है, 40 लगाना है, 15 लगाना है। तो इस केस के अंदर हमें जो जीएसटी लगाना है वो लगाना है आईजीएसटी। कितना परसेंट का लगाना है? आईजीएसटी लगाना है हमें 12% का। कितना कितना?
18,000 रुपये। आंसर देखो डिट्टो सेम आ रहे हैं। हाँ, मेरा ये सेल का बिल होगा। ऊपर वाला पार्ट तो मैं क्यों बताऊंगा किसी को मेरा मार्जिन कितना है, तो फैल जाएगा बाहर। तो ये मेरा, हाँ, इनपुट टैक्सेस है, ये मेरा इनपुट जीएसटी है बच्चों, ये मेरा आउटपुट जीएसटी। 18,000 मेरा आउटपुट जीएसटी है, आउटपुट जीएसटी है। ये मेरा इनपुट जीएसटी है, ये मेरा आउटपुट जीएसटी है। बात समझने की कोशिश करिएगा। तो ये मेरा इनपुट जीएसटी है 12,000 का, आउटपुट जीएसटी 18,000 रुपए का। अब हम सेट ऑफ कैसे करें? तो आउटपुट में जीएसटी लड्डू गोपाल कौन सा है? सर जी आउटपुट में है 18,000 आईजी का। इनपुट में कौन सा है? कितने आदमी थे? इनपुट में कौन सा जीएसटी है? इनपुट में भी सर आईजीएसटी। अरे बल्ले 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 बल्ले, ये 12 का 12 पूरा अलाउड हो जाएगा, क्योंकि देखो चार्ट में आईजी का कूपन तो आईजी से मिलता ही है, हम तो सीजीएसजी से भी देते हैं, तो आईजी का कूपन आईजी से भी है, सीजीएसजी से एनी मैनर। पहले तो आईजी का आईजी से, तो यहाँ पर अब जीएसटी पेबल आ गया। अब आपका जीएसटी पेबल आ गया, जीएसटी पेबल आ गया 6,000 रुपये। लो जी, आंसर हर जगह सेम आ रहा है। ब्यूटी देखो, क्रेडिट मिल रहा है, नाम बदल रहे हैं लेकिन क्रेडिट मिल रहा है। अब केस 4 देखिए जी, बिल्कुल सही जी, केस 4। अब आपने क्या किया? गुड्स को खरीदा सेम स्टेट से, बेचा दूसरी स्टेट में। सो गुड्स परचेज्ड, यस माय डियर फ्रेंड्स, फॉर रुपीज 1 लाख प्लस 12% जीएसटी फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली के तुम बंदे हो, है ना। मार्जिन 50%, सोल्ड टू यूपी। ये हमने केस किया नहीं ना अभी, सेम स्टेट में और इंटर स्टेट में बेचा। ये कौन सा था? दूसरी स्टेट से आया, दूसरी स्टेट को गया। इंटर स्टेट परचेज, इंटर स्टेट सेल। केस 2 क्या था? बाबा रे बाबा, बाहर दूसरे स्टेट से आया, दिल्ली में बिका। तीसरे स्टेट में क्या था? दिल्ली में खरीदा, दिल्ली में बिका। सेम स्टेट परचेज, सेम स्टेट सेल, केस 1। केस 2 इंटर स्टेट परचेज, सेम स्टेट सेल। तीसरा इंटर स्टेट परचेज, इंटर स्टेट सेल। चौथा सेम स्टेट परचेज, इंटर स्टेट सेल। तो आपका परचेज का बिल में क्या लिखा होगा? परचेज अमाउंट 1 लाख, दिल्ली से खरीदा, दिल्ली के बंदे हो, तो सीजीएसटी लगा होगा 6%, 6,000, और एसजीएसटी लगा होगा 6%, 6,000। तो आपका जो बिल आया होगा 1,12,000 का। ये आपका इनपुट जीएसटी होगा, ये आपका इनपुट जीएसटी होगा। दिस विल बी योर इनपुट जीएसटी। मैं समझ रहा है मेरी बात? दिस विल बी योर इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी। अब आपको इसकी कॉस्ट शीट बनानी है। कॉस्ट क्या मानेंगे? कॉस्ट मानेंगे 1 लाख, कॉस्ट मानेंगे 1 लाख। क्यों 1 लाख मानेंगे? क्योंकि आपको जीएसटी के टैक्सेस का क्रेडिट जीएसटी से मिलता है, तो उसको कॉस्ट में ऐड करने की आवश्यकता नहीं। कॉस्ट में ऐड करेंगे फिर कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा। मार्जिन लगाइएगा 50%, मार्जिन लगाइए 50%। माल बनके तैयार हो गया 1,50,000, माल बनके तैयार हो गया 1,50,000। अब क्या करना है? अब आपको कौन सा टैक्स लगाना है? आपने यूपी में बेचे हैं, तो आप सेल पे लगाओगे आईजीएसटी 12%, 18,000 रुपये। तो आप जो सेल का बिल इशू करोगे 1,68,000 का। देखो आंसर वही आ रहा है। ब्यूटी देखो, इंट्रा हो, इंटर हो, सेंटर को मिल रहा है, स्टेट को मिल रहा है। ये आपका सेल का बिल है, ये आपका आउटपुट जीएसटी है। दिस इज योर आउटपुट जीएसटी। आउटपुट पे आईजी है, इनपुट पे सीजी है, क्रेडिट मिलेगा। आउटपुट पे आईजी, आउटपुट पे सीजी होता। सबका क्रेडिट सबसे है, रिलेशन बना रखा है, सद्भावना है। पड़ोसियों से भी बनती है, पड़ोसी की आपसे बनती है, आपकी रिश्तेदार से बनती है, रिश्तेदार की पड़ोसी से बनती है, आपकी पड़ोसी से बनती है। सबका ताना बाना बुन रखा है। अब आप आउटपुट जीएसटी क्या लिखोगे? अब आप लिखोगे आउटपुट जीएसटी। अब आप लिखोगे आउटपुट जीएसटी, वो कौन सा है? आईजीएसटी। कितना? 18,000 रुपये। अब आपको हाँ जी, तो आउटपुट जीएसटी 18,000 है जो आपकी बिक्री पे लगा है। क्या इनपुट जीएसटी क्या है? अरे बेटा, इनपुट में तुम्हारा जीएसटी में है तुम्हारे पास सीजीएसटी 6,000, एसजीएसटी 6,000। पहले आईजी का कूपन लेना, आईजी से। आईजी तो है नहीं, तो सीजी का कूपन लो पहले, सेकंड प्रेफरेंस सीजी माइनस किया। देखो चार्ट में,
और फिर हमने SGST माइनस कर दिया IG से, और आपका यस ये 6,000 रुपये ना भैया, 6,000 रुपये। अब आपका GST पेबल कितना आ गया? अब आपका GST पेबल आ गया कितना? 6,000 रुपये। अब आपका GST पेबल आ गया 6,000 रुपये। 12,018 से घटा लिए, 6,000 GST पेबल हर जगह। और ये GST कौन सा जमा करवाना है? IGST का। तो हर जगह आपने GST में देखो, यहां पर भी 6, हर जगह क्रेडिट मिला। और चारों ही केस में कोई कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं, 4 ही केस होते हैं भाई। इन ऑल दी 4 केसेस नो कैस्केडिंग इफेक्ट, नो कैस्केडिंग इफेक्ट। इन 4 केसेस नो कैस्केडिंग इफेक्ट, और चारों में आंसर सेम है। GST की ब्यूटी समझ आई? ये है GST कि अगर आप इंट्रा करो, इंटर करो, इंपोर्ट करो, सब जगह GST लगेगा, लेकिन GST का नाम बदल जाएगा। जब इंडिया में डुअल GST कहते हैं, इंडिया में जो GST है उसको डुअल GST कहते हैं। क्यों? क्योंकि सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर लगाते हैं। हाँ, IGST सेंटर लगाता है, बाद में स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। और क्रेडिट कितना बढ़िया तरीके से आप देखिएगा, IG का IG से, फिर CG SG से, एनी मैनर एनी प्रोपोर्शन, CG का CG से, फिर IG से, SG का SG से, या UT का UT से, फिर दूसरा IG से। और GST कंपनसेशन सेस के बारे में अभी चर्चा नहीं कर रहा, खाली ये रखिएगा, अगर GST कंपनसेशन सेस इनपुट पे है तो GST कंपनसेशन अगर आउटपुट पे है, परचेज पर भी है, सेल पर भी है, आपस में उन दोनों का समन्वय है। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम आगे की क्लासेस में करेंगे वो बता रहा हूं, GST की चेकलिस्ट। यस, GST की चेकलिस्ट। सर क्या है GST की चेकलिस्ट? बेटा GST की चेकलिस्ट का मतलब ये है कि भाई GST कब लागू होता है। सबसे पहले GST लागू होता है गुड्स एंड सर्विसेज। ये है डोर 1, पहला दरवाजा खुलेगा तो हम कुछ घुसेंगे GST में। अगर आपकी पास गुड्स और सर्विसेज ही नहीं है, तो जो आपकी एक्टिविटी है वो गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में आती नहीं है, तो GST लागू नहीं होगा। तो आपकी जो एक्टिविटी है वो गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन में आनी चाहिए। दूसरी बात, जो आप गुड्स और सर्विसेज देते हो वो टैक्सेबल गुड्स या टैक्सेबल सर्विसेज होनी चाहिए, टैक्सेबल गुड्स या टैक्सेबल सर्विसेज होनी चाहिए। यानी कि अगर वो एग्जेम्प्ट गुड्स हैं, अच्छा कुछ गुड्स ऐसे हैं जिस पे GST नहीं है, कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जैसे डॉक्टर की सर्विसेज है, खांसी जुकाम के लिए जाते हो वो आपसे 500 रुपये लेता है, कोई GST नहीं है। जानवर का डॉक्टर जो वेट होता है, VET, उसकी सर्विसेज पे नहीं है। या कुछ गुड्स जैसे हैं आपके बेसिक जो नीड्स के गुड्स होते हैं, आटा है, खुला आटा है, ये सब चीज़ें हैं, कोई इस पे GST नहीं है, वो एग्जेम्प्ट है। तो अगर आप ऐसे गुड्स बेच रहे हो जिस पे GST नहीं है, बात ही खत्म। ये डोर 2 है, दूसरा दरवाजा खुला तो आप GST में और फंसे। तीसरा, आपका टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए, क्योंकि GST सप्लाई पर है। GST का जो टैक्सेबल इवेंट है वो सप्लाई है, GST उत्पादन पे नहीं है, सप्लाई पे है। और सप्लाई में लिखा है कंसिडरेशन होना चाहिए। तो मुफ्त में अगर कोई चीज़ दे रहे हो उस पर GST नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन अभी टैक्सेबल सप्लाई का मीनिंग पढ़ना पड़ेगा। फिर हमें ये डोर 3 है। फिर हमें टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। टैक्सेबल पर्सन का क्या मतलब कि भाई जो GST लगा रहा है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर वो GST में रजिस्टर्ड ही नहीं है, जैसे इनकम टैक्स में 2.5 लाख की, 3 लाख की, 5 लाख की लिमिट होती है, उन पे इनकम टैक्स होता ही नहीं। तो आप इनकम कमा भी लो, आपके ऊपर इनकम टैक्स है ही नहीं। तो टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। अगर आप टैक्सेबल पर्सन नहीं हो तो GST नहीं है। 5वां डोर है टैक्सेबल टेरिटरी ऑफ इंडिया। 5वां डोर है टैक्सेबल टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो सप्लाई होनी चाहिए वो इंडिया के टैक्सेबल टेरिटरी में होनी चाहिए। इंडिया से अगर बाहर सप्लाई हो रही है तो बच्चों GST लागू ही नहीं होता। अब मैं आपको समझा रहा हूं, 5 दरवाजे खुलेंगे तो GST एप्लीकेबल होगा आपकी ट्रांजैक्शन पे, आपकी सप्लाई पर। पहला, जो आपकी गतिविधि है वो गुड्स और सर्विस में आनी चाहिए। अगर आपकी गतिविधि गुड्स और सर्विस में आती नहीं है, आप पे GST लागू ही नहीं होगा, क्योंकि आपको ये नहीं, मान लीजिए आप किसी को लोन देते हो तो लोन जो होता है वो गुड या सर्विस में, या जैसे आप एम्प्लॉय हो, है ना, तो कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जो गुड और सर्विस में नहीं आती, जैसे इमूवेबल गुड्स हैं, उनको गुड्स नहीं माना गया,
जैसे इमूवेबल गुड्स है, अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हो तो इमूवेबल गुड्स सोल्ड या इमूवेबल गुड्स आर नॉट गुड्स। तो जब वो गुड्स ही नहीं है तो क्या देखना, डोर टू। तो सबसे पहले दरवाजा तो ये खोल के देखना कि जो आपके पास गुड्स हैं वो गुड्स की परिभाषा में आते नहीं आते, सर्विस है सर्विस की परिभाषा में आते नहीं आते। दूसरी बात, वो टैक्सेबल होने चाहिए, शुड नॉट बी एग्जेम्प्ट। जैसे मैंने बोला ना, कुछ खुला आटा है, खुला नमक है, एग्जेम्प्ट हो गया। सब्जियां हैं, सब्जी वाला जब सब्जी बेचता है, देखा है आपने, तो कहाँ जीएसटी लगाता है, तो कि वो टैक्सेबल नहीं है। गुड्स तो है लेकिन टैक्सेबल नहीं है। ऐसी सर्विसेज डॉक्टर की हैं, नहीं टैक्सेबल है। फिर सप्लाई टैक्सेबल होनी चाहिए, आप उसको किसी और को दोगे। सेल, सप्लाई का मतलब मोटा मोटा मान लो सेल, वो टैक्सेबल होनी चाहिए। ये सारे चैप्टर्स करवाऊंगा लेकिन अभी नहीं करवाऊंगा, बाद में करवाऊंगा। तो टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए, अगर वो टैक्सेबल नहीं है बात ही खत्म। सप्लाई नहीं है वो, मान लीजिए अगर आपने बिना कंसिडरेशन के फ्री में, मैं कोचिंग क्लास फ्री में कर दूं, एक बैच 4 क्लासेस फ्री में ले ली, पैसे नहीं चार्ज किए, तो मुझसे गवर्नमेंट उस 4 कोचिंग क्लासेस पे जीएसटी नहीं लेगी। टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। टैक्सेबल पर्सन का क्या मतलब, भाई अगर जीएसटी में भी ना 10 लाख की, 20 लाख की, 40 लाख की लिमिट है, तो अगर आपकी जो क्या कहते हैं सप्लाई का अमाउंट है वो इससे कम है तो आप पे जीएसटी लगाना ही नहीं है। और पांचवा, इंडिया में आपको जीएसटी की सप्लाई करनी है, इंडिया से बाहर करते हो तो 5वां डोर बंद, तो 5 डोर ओपन होंगे तो जीएसटी लगेगा। 5 डोर ओपन होंगे जीएसटी लगेगा। उसके बाद आपको क्या चेक करना है, यस 5 डोर ओपन के बाद आपको जीएसटी चेक करना है, टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई क्या चीज है, टाइम ऑफ सप्लाई है डेट ऑन विच जीएसटी बिकम्स एप्लीकेबल, डेट ऑन विच जीएसटी बिकम्स एप्लीकेबल। जीएसटी कब आपके ऊपर एप्लीकेबल हो गया, जैसे जीएसटी एप्लीकेबल हो गया मतलब क्राइम कमिट हो गया। अब जज ये देखा किस दिन क्राइम कमिट हुआ, उससे पता लगाएंगे इसकी सजा क्या होगी। दूसरा, फिर जीएसटी का रेट निकाला जाएगा। जीएसटी का रेट, जीएसटी का रेट आपको पता लग जाएगा जब आप टाइम ऑफ सप्लाई देखोगे, किस दिन जीएसटी एप्लीकेबल हुआ उस दिन का रेट देख लेंगे, 8 है, 12 है, 18 है, जो भी है। फिर हम करेंगे वैल्यू ऑफ जीएसटी। वैल्यू ऑफ जीएसटी का मतलब जीएसटी का जो रेट है किस वैल्यू पे लगाना है। और इन दोनों को, हाँ एक चीज और करेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई। एक चैप्टर आएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई से पता चलेगा भाई ये इंट्रा है या ये इंटर है, उससे क्या पता चलेगा, सीजीएसजी लगाना है, आईजी लगाना है। फिर हम जीएसटी की लायबिलिटी निकालेंगे, फिर हम जीएसटी की लायबिलिटी निकालेंगे। वो कैसे आएगी, अगर ये एक्स है ये वाई है तो एक्स इंटू वाई, ये जीएसटी की लायबिलिटी, जो आउटपुट टैक्स जिसको हमने सीखा। इसमें से हम माइनस करेंगे आईटीसी और जीएसटी डिपॉजिट करवाएंगे, खत्म जी जीएसटी, चलो घर जाओ। ये है जी जीएसटी की कहानी। तो हमारे ये 5 और 5 10 चीजें हैं। मैं आगे की क्लासेस में पहले इन चीजों से शुरू करवाऊंगा, टाइम ऑफ सप्लाई, जीएसटी की वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई, लायबिलिटी, सो दैट आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना आसान हो। ये बीच बीच में मैं चीजें डलवाता रहूंगा। 5 डोर, तो 5 डोर जीएसटी के, पहला जी आपकी गतिविधि गुड और सर्विस की डेफिनेशन में आती हो, गतिविधि अगर आती है उस पर टैक्स भी लगता हो, अगर जैसे एग्रीकल्चर इनकम, इनकम टैक्स नहीं लगता। तीसरा, उसकी गतिविधि आप दूसरे तक पहुंचाओ, वो सप्लाई करो, खुद खरीद के रखा हुआ है तो आप जब बेच नहीं रहे, ट्रांसफर नहीं कर रहे, किसी को दे नहीं रहे हो, तो वो सप्लाई कहते हैं। सप्लाई का मीनिंग भी पढ़ेंगे। अगर आप सप्लाई भी करते हो, गुड्स भी दे रहे हो, डेफिनेशन भी सही है, लेकिन आप जीएसटी की लिमिट में नहीं आते, 20 लाख की लिमिट के नीचे आपकी टर्नओवर, बात बैठो घर में, जीएसटी लगाने की आवश्यकता नहीं। पांचवा, अगर टर्नओवर भी ज्यादा है लेकिन सारा ही आप एक्सपोर्ट करते हो इंडिया से बाहर, तो टैक्सेबल टेरिटरी में तो आपका माल बिकता ही नहीं, क्यों जीएसटी लगाओगे। तो ये पांचों चीजें पूरी हो गई तो जीएसटी एप्लीकेबल हो गया। और जीएसटी एप्लीकेबल हो गया तो सबसे पहला काम डेट निकालना, जैसे जब प्यार हो गया, किस दिन आपको प्यार हुआ, जीएसटी का रेट, हाँ जी परसेंटेज लगाना है, 10% प्यार हुआ, 20% प्यार हुआ, कितने, किस वैल्यू का मतलब, किस ये आई थिंक वैल्यू का मतलब, ये हर चीज का एग्जांपल नहीं बनता। वैल्यू का मतलब कितने अमाउंट पे जीएसटी का रेट लगाना है। प्लेस ऑफ सप्लाई से पता चलेगा, अच्छा वो ऑब्वियसली इंडिया होगी प्लेस ऑफ सप्लाई, लेकिन इंडिया में सेम स्टेट में है, इंटर स्टेट में है, तो बेसिकली टाइम से पता चलेगा डेट, ये रेट, वैल्यू से अमाउंट, अमाउंट जिस पे रेट लगाना है ये, प्लेस से
CG लगाना है, SG लगाना है, UT लगाना है, ये पता चलेगा। और फिर हम जब X और Y को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आउटपुट X आ गया, ITC ले लिया, GST जमा करवा दिया। अब आपको आई होप ये बेसिक्स का जो मेरा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2, ये समझ आया होगा। हल्के हल्के बीच बीच में ये बातें हमारी चलती रहेंगी, गुड्स क्या है, सर्विस क्या है। नेक्स्ट मैं आपको ये टाइम ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगा, जिसमें ये मैं बताऊंगा तारीख, क्योंकि तारीख से पता चलेगा जीएसटी का रेट। देखो तारीख क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये बताऊं। क्योंकि अगर क्राइम होता है तो जज ये देखेगा क्राइम किस दिन हुआ, क्योंकि उस दिन की सजा निर्धारित होगी। तो ऐसे ही जब अगर मान लो जनवरी में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, फरवरी में माल गया, मार्च में बिल इशू किया, अप्रैल में पेमेंट आई, तो आपको एक पर्टिकुलर तारीख तो देखनी है। क्यों देखनी तारीख? अच्छा, इनकम टैक्स में तो ईयर होता है, पूरे साल की इनकम पे टैक्स लगता है। जीएसटी पर ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगता है, जीएसटी पर ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगता है। तो वी विल कंप्यूट द टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई हमारे सेक्शंस आएंगे, सेक्शन 12, सेक्शन 13, सेक्शन 14। यस, कौन सी एक्ट का? सीजीएसटी एक्ट का। यस दोस्तों, हमारा मेजॉरिटी जो काम लगेगा सीजीएसटी एक्ट पढ़ेंगे। ये देखो जो सीजीएसटी एक्ट है, क्योंकि मैं आपको बताऊं ये जो एक्ट्स हैं, अभी देखिए जरा, ये जो सीजीएसटी एक्ट है, जो ये हमारी मेन एक्ट है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि स्टेट की जो एसजीएसटी एक्ट्स हैं वो सेम एज सीजीएसटी हैं, सेम एज सीजीएसटी हैं, और स्टेट्स ने पास की हुई है, स्टेट्स में पास हुई है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। उसके बाद यूटी जीएसटी, ये यूनियन टेरिटरी ने पास की हुई है, इसका भी कोई मेजर हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, छोटी छोटी बातें पर। हाँ, आईजीएसटी से हमें पता चलेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब आईजीएसटी एक्ट बताएगा व्हाट इज इंट्रा, व्हाट इज इंटर। सर पता तो है सर, अभी ऊपर किया तो था इंट्रा इंटर। अरे बेटा इतना इजी नहीं है, कभी कभार 50 जगह सप्लाई जारी होती है। तो आईजीएसटी एक्ट प्राइमरीली हमें ये बताएगी इंट्रा सप्लाई क्या होता है, इंटर क्या होता है। हमारी जो एक्ट है वो है ये सीजीएसटी एक्ट। इसलिए जब मैं आपको, हाँ जी बच्चों, जब मैं आपको, ये आइए ज़रा मेरे पास, जब मैं आपको टाइम ऑफ सप्लाई करवाऊंगा तो सेक्शन 12, 13, 14 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट करवाऊंगा। बात समझ आ गई? जब मैं वैल्यू ऑफ जीएसटी करवाऊंगा सेक्शन 15 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट करवाऊंगा। प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए मैं आईजीएसटी एक्ट करवाऊंगा, आईजीएसटी एक्ट। समझ आ गई बात? चलो, तो अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। हल्के हल्के बीच बीच में हम ये चीजें करते रहेंगे। टेक केयर, लव यू, गॉड ब्लेस यू।